हेलो गाइस, आज हम 6 क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लोब क्या होते हैं इसको बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। इधर देखेंगे जो मानचित्र है ये ग्लोब ही है। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, जो हमारी पृथ्वी है ये गोलाकार नहीं है बल्कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई। यानी ये वाली जो ये है ध्रुव, ये यहाँ से जो ये हमारी पृथ्वी है थोड़ी सी चपटी हुई है इस प्रकार से, और ये वाला जो मध्य भाग है यहाँ से थोड़ी सी उभरी हुई है, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं। अब ग्लोब जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब। बड़े ग्लोब जैसे आप ये पूरा का पूरा ये ग्लोब ही है। बड़े ग्लोब वो होते हैं जो मतलब जेब वगैरह पॉकेट वगैरह में नहीं रखे जा सकते, और छोटे ग्लोब इतने छोटे भी होते हैं जो जिनको हम पॉकेट में ले जा सकते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन होता है। अब ये इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए, इसके लिए हम कुछ बिंदुओं की रेखाओं को संदर्भ में आवश्यकता होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो मानचित्र है यहाँ पर ये जो एक सुई सी दिख रही है, ये जो सुई है ये एक अक्ष कहलाती है। ये सुई जो है वो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये सुई जो है वो ग्लोब में झुकी हुई है और जिसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ये देखें इधर, ये जो है ये तो सुई कहला रही है, और ये ऊपर का जो भाग है ये उत्तरी और ये दक्षिणी ध्रुव कहला रहा है। और अब ये जो ग्लोब है इसको सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। यानी कि इस तरीके से मानचित्र में देख सकते हैं हम, ये इधर ये वाला जो भाग है इधर ये पूर्व है, और ये इधर का जो भाग है ये पश्चिम है। ये इधर पूर्व, ये इधर पश्चिम भाग है, ये उत्तरी और ये दक्षिण। अब इसको ग्लोब में जब हम घुमाएंगे तो हम इधर से इधर की तरफ कैसे घुमा सकते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर हम इसको घुमा सकते हैं। अब देखें, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। जैसे इसमें मानचित्र में दिखाई जा रही है ये वाली सुई, ये वास्तव में ऐसी सुई नहीं होती है, ये सिर्फ ग्लोब में ही होती है। और ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा हम इसको मान सकते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। देखिए मानचित्र में इधर ये वाली जो ये रेखा है ये दिख रही होगी आपको, ये एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि इसकी कल्पना की गई है, बस ये वास्तव में ये रेखा नहीं है, इसकी कल्पना की गई है। और इसको जिसको विषुवत वृत्त भी कहा गया है। इससे क्या हुआ कि जो पृथ्वी है इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया, एक ऊपर का यानी उत्तरी और नीचे का दक्षिणी। अब ऊपर का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है ये पूरा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और यहाँ से जो नीचे का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तक का जो भाग है नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, अब इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु माना जाता है। यानी कि पृथ्वी पर हम किसी भी स्थान को कैसे बता सकते हैं उसके लिए ये जो रेखा है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अब ये जो विषुवत रेखा है इसके समानांतर ये वाली जो रेखाएं हैं ये इनको समानांतर रेखाएं अथवा अक्षांश भी कहा जाता है। अब ये जो अक्षांश है ये समानांतर रेखाएं जिनको हम अक्षांश कहते हैं, इन्हें अंश में मापा जाता है।
अब ये जो विषुवत वृत्त है एक ये शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, यानी ये वाला जो वृत्त है ये बिल्कुल यहाँ पर आप 0 डिग्री यहाँ पर शून्य अंश मान सकते हैं, इसको दर्शाता है ये शून्य अंश को। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी जो है, यानी एक तरफ इधर एक तरफ इधर, ये दोनों तरफ जो है ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। इसका मतलब है कि ये जो पृथ्वी है, ये जो हमें दिख रही है, ये एक ही साइड दिख रही है। इसका जो पीछे की साइड है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो इसके पीछे की साइड है वो हम इसको नहीं देख पा रहे हैं। अब विषुवत रेखा से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तो 2 भागों में बट रही है, एक भाग ये, और इसके जो पीछे का भाग है ठीक वहाँ पर भी वैसे ही बट रही है। तो एक भाग इधर हो जाएगा, एक भाग पीछे, यानी 2 भाग इसके पीछे हो जाएंगे और 2 भाग आगे, यानी कि 4 भाग इसके हो रहे हैं विषुवत रेखा से। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि ध्रुवों के बीच की दूरी के चारों ओर के वृत्त 1/4 है। वृत्त का 1/4 है। ये जो पृथ्वी है, ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। 1/4 का मतलब आप समझ रहे हैं नहीं, एक हिस्सा जो है वो 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 90 डिग्री, 90 अंश। देखें ये जो है ये पृथ्वी हमारी लगभग गोलाकार है। लगभग गोलाकार होने के कारण इसका जो अंश माना जाता है वो 360, यानी कि किसी भी गोलाकार चीज़ का अंश जो है 360 माना जाता है। अब इसका 1/4 तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, यानी एक साइड का, और 1/4 का हिस्सा यानी कि 90 अंश होगा। ये कैसे, जैसे 360 है, अगर हम इसको भाग करके भी देख सकते हैं, इधर 360 है, इसका 1/4 निकालने के लिए हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का निशान है, इससे हम इसको काट भी सकते हैं। 4 9 36, इस तरीके से 90 अंश आ जाएगा ये, ठीक है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये 90 डिग्री का होगा। अब इस प्रकार अंश उत्तरी अक्षांश, इस प्रकार जो 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। अब आप ये चीज़ यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये तो 90 अंश होगा, इसके नीचे का भी हिस्सा ये 90 अंश होगा, क्योंकि हम इसको पूरी तरीके से हम नहीं देख पा रहे हैं। ये इतना हिस्सा तो ये 90 अंश होगा ही, फिर नीचे का हिस्सा 90 अंश होगा, फिर इसके पीछे वाला जो हिस्सा वो भी 90 अंश होगा, और इसके मतलब दोनों पीछे वाले हिस्से जो होंगे वो भी 90 अंश के होंगे। अब हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? इसकी पहचान के लिए जैसे जो विषुवत रेखा से ऊपर का जो भाग होता है उसको उत्तरी भाग कहा जाता है। यानी कि जो 90 अंश उत्तरी अक्षांश यानी ऊपर का जो हिस्सा है उसको उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश जो है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि 90 अंश उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब है कि उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, तो आप समझ लेना कि वो दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ये देखें, ये वाली जो रेखाएं हैं ये यहाँ पर, ये ऊपर की जो रेखाएं होंगी वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी, और जो नीचे की होंगी ये दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी, ठीक है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। सामान्य से उ, उत्तरी को उ से और दक्षिणी को द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील जो दक्षिण भारत में है में बेलो होरिज़ोंट दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन जो चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 अंश उत्तर में, देखें इधर जो ये चंद्रपुर विषुवत वृत्त है वो 20 अंश उत्तर में है। उत्तर में मतलब यहाँ पर 20 अंश, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर है 20 अंश उत्तरी भाग, ठीक है। तो यहीं पर क्या होगा हमारा यहीं पर होगा चंद्रपुर, ठीक है। और
बेलो हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में मतलब इधर ये वाला जो हिस्सा है, इधर ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर होगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्ट 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर, इस तरीके से लिखा जाता है। ये चित्र 2.2 से जैसे हमने अभी देखा है स्पष्ट हो गया होगा। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर थे हम तो इसका अक्षांश का आकार काफ़ी बड़ा था, फिर हम ऊपर गए तो ये छोटा हो गया, फिर ऊपर गए तो ये और छोटा हो गया, फिर ऊपर गए और छोटा, फिर और छोटा हो गया। तो जिस तरीके से हम जितना ऊपर की ओर जाते हैं या नीचे की ओर ध्रुवों की तरफ जाते हैं, कहने का मतलब जितना आप ध्रुवों के पास जाते हैं विषुवत रेखा से, तो अक्षांशों का जो आकार है वो क्या हो रहा है, घटता ही जाता है। अब महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, विषुवत वृत्त जो है वो 0 डिग्री है। ये देखें आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं आप, जो विषुवत वृत्त है ये 0 डिग्री माना जाता है और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में, 90 डिग्री उत्तर में यानी ऊपर की तरफ जो उत्तर है यहाँ पर माना जाएगा उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। और दक्षिणी ध्रुव जो है 90 अंश दक्षिण लिखा जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर लिखा जाएगा 90 डिग्री 90 अंश दक्षिण, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसकी इन चीज़ों के अतिरिक्त ये जो हमने देखा इसके अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं और भी हैं। वो क्या हैं चले देखते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है वो 23.1/2 अंश उत्तर में स्थित है, यानी कि 23.5 अंश उत्तर में कर्क रेखा है। यहाँ पर तो 0 डिग्री था, यहाँ पर ये 0 डिग्री था। अब इसके जैसे हम 23 डिग्री यहाँ पर बढ़ेंगे, इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम 23 डिग्री यहाँ बढ़ेंगे, 23.5 डिग्री यहाँ उत्तर में यानी ऊपर की तरफ उत्तर में बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये वाली जो रेखा होगी वो कर्क रेखा होगी, ठीक है, कर्क रेखा। और इसके ठीक नीचे 23 डिग्री नीचे बढ़ने पर 23.5 डिग्री दक्षिण में बढ़ने पर हमें मकर रेखा मिलेगी, ये वाली मकर रेखा होगी। और इसी के ऊपर फिर जब हम यहाँ से विषुवत रेखा से यहाँ 23.5 पर तो मिल रही है हमें कर्क रेखा और नीचे 23.5 पर मकर रेखा, और ऊपर में 66.5 अंश पर मिलेगी हमें उत्तरी ध्रुव वृत्त। हमें यहाँ का क्या मिलेगा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, जबकि 66.5 डिग्री हम नीचे की ओर जाएंगे यहाँ से तो हमें मिलेगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त। समझ आया, ठीक है, ठीक है। अब जो ये 23.5 डिग्री ये वाला जो भाग है ये विषुवत रेखा से यहाँ पर ये वाला जो पूरा भाग है इतना, यहाँ पर जैसे सूर्य है यहाँ तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर बिल्कुल सीधा पड़ता है, जिस वजह से ये वाला जो तापमान रहता है वो काफ़ी गर्म रहता है। और यहाँ पर जो आता है वो सूर्य का प्रकाश तिरछा आता है, तो यहाँ पर जो तापमान है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा आपको। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, यहाँ का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय कहलाता है। क्यों? क्योंकि उष्ण का मतलब होता है गर्मी से, तापमान से इसका अर्थ होता है उष्ण से। तो यहाँ पर बहुत तेज़, एकदम तेज़ वाली जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पड़ती हैं, जिस कारण से इसको उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। अब ये सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ पर एकदम तिरछा पड़ता है, सीधा प्रकाश नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जैसे हमें बीच में मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में काफ़ी दोपहर में काफ़ी तेज़ धूप देखने को मिलती है, और लेकिन यहाँ पर जो है वो एकदम तेज़ धूप नहीं देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर ठंडा मौसम रहता है। इसी कारण से इसको दक्षिणी शीतोष्ण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कहा जाता है। अब ये उत्तर में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध इसको कहा जा सकता है।
ठीक है। अब इसके ऊपर जाने पर यहाँ ये 66.5 डिग्री से ऊपर जाने पर यानी 90 डिग्री तक जाने पर ये वाला जो भाग होगा ये हमारा कहलाएगा उत्तरी शीत कटिबंध। यहाँ पर मतलब बर्फ़ एकदम बहुत तेज़ वाली बर्फ़ पड़ती है ध्रुवों के पास में। यहाँ ध्रुव है तो यहाँ ध्रुव पर बहुत तेज़ जो है बर्फ़ पड़ती है, जिस कारण से एकदम ठंडे रहते हैं ये, और इसी कारण इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। और ऊपर के कारण होने के कारण यानी कि उत्तरी दिशा में होने के कारण इसको उत्तरी शीत कटिबंध कहा गया, और जो दक्षिण में होने के कारण इसको दक्षिणी शीत कटिबंध इसको कहा गया। ठीक है। अब भाषा में देखें तो पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत तेज़ यहाँ पर धूप पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जो बीच का एरिया मैंने अभी आपको बताया था, ये पृथ्वी पर जो बीच का एरिया होता है वो। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, यानी बहुत तेज़ धूप नहीं होती है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार ध्रुव यानी यहाँ पर जो ऊपर और नीचे बताया था मैं, तिरछी ऐसे करके किरणें जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के जो बीच वाला क्षेत्र है उसका तापमान मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, जैसा कि हम मानचित्र में अभी देख चुके हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव का जो भाग है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर भाषा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ये वाला जो भाग है, उत्तरी गोलार्ध में ये कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो भाग है वो तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, जबकि जो उत्तरी ध्रुव वृत्त ये वाला और उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव इसका जो बीच का भाग है वो उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है। जबकि दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। ओके, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है देशांतर। अब सिर्फ ये इस तरीके से काम नहीं चलता, देशांतर में भी इस ग्लोब को हमें बांटना पड़ता है। जो देशांतर क्या होते हैं, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख भी सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप जो है एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री मिनट दक्षिण पर स्थित हैं। यानी कि दोनों ही जो हैं वो बिल्कुल 20 डिग्री पर ही स्थित हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर ये इधर आप मानचित्र में इधर देख सकते हैं, ये वाला जो है ये इधर, दोनों जो हैं वो इसी रेखा पर स्थित हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि बिना मानचित्र के कि कौन सा कहाँ पर है, इधर है, तो इसके लिए हमें देशांतर की यानी कि इस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ती है। इनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। तथा उनके बीच दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है।
देखिए इधर अंश जो होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि मिनट को ऐसे एक बार वो करके और सेकंड को 2 बार इस तरीके से। अगर आपको डबल ऐसे करके दिखता दे जाए नंबर के ऊपर तो समझ जाना कि ये जो है ये सेकंड है और ये मिनट है और ये अंश है। ठीक है, प्रत्येक अंश को मिनट, हाँ, ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जो मैंने अभी बताया था, ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो अर्धवृत्त की जो दूरी है वो घटती जाती है। ध्रुवों पर एवं ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर या याम्योत्तर आपस में मिल जाते हैं। अक्षांश यानी समांतर रेखाएं जो होती हैं से भिन्न सभी देशांतर या याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब भी सभी देशों ने निश्चय किया है कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, वहाँ का ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। देखिए आपको मानचित्र दिखाते हूँ यहाँ पर, ये चाहे तो आप रोटेट करके भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बीच में यहाँ पर ग्रीनिच जो कि ब्रिटिश में है, ये इसको यहाँ पर 0 डिग्री इसको मान लिया गया। ठीक है, और अगर आप इधर की साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस, आपको प्लस में देखने को मिलेगी, जो मतलब मापने के लिए जो नंबर लिए गए हैं इधर की साइड आपको +1 +2 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप इधर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अगर आप पूरब की ओर बढ़ेंगे तो आपको प्लस में देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो हम माइनस में हमें जो है संख्याएं देखने को मिलेंगी, जैसा कि हम मैथमेटिक्स स्केल पर भी देखते हैं। अब हाँ, इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, इसका मान जो है वो 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। जैसा कि अभी हमने मानचित्र देखा है, तो जब हम इधर को जाएंगे तो 180 पूर्व लिखेंगे और अगर हम इधर की साइड को जाएंगे तो उसको लिखेंगे 180 पश्चिम। जैसे ये मानचित्र है, यहाँ पर बीच में ग्रीनिच है और अगर हम इधर की साइड को जाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जो एंड होगा ये 180 डिग्री पूरब पर होगा और यहाँ इधर की साइड अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर 180 पश्चिम पर इसका जो है वो एंड होगा, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री की हमारी पृथ्वी है। ये वैसे गोल है लेकिन समझने के लिए इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीनिच से इधर का जो भाग है वो पूर्वी गोलार्ध और इधर का जो भाग है वो पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त हो जाता है, क्योंकि ये एकदम गोल है, चपटी है, मतलब पृथ्वी वैसे, लेकिन बीच में से गोलाकार है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पै का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। देखिए यहाँ पर तो जैसे 0 डिग्री यहाँ पर है, लेकिन इसके अगर हम 180 जाएंगे तो लगभग इसके पीछे यहाँ पर मिलेगा और अगर हम इधर से जाएंगे तो इधर से भी 180 यहीं पर मिलेगा, यानी एक ही रेखा है वो। 0 डिग्री वाली भी एक ही रेखा है और 180 वाली भी एक ही रेखा है, जिस कारण से इधर का ये जो पूर्वी हो जाता है और इधर का जो है पश्चिमी हो जाता है। अवगिलोप पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को हम देख सकते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी हो तो आप गिलोप पर उस स्थान का पता भी आसानी से लगा सकते हैं। जैसा अगर हम उदाहरण लें तो असम में धुबरी 26 डिग्री अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है।
ठीक है। अब उस बिंदु को आप देख सकते हैं कि जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटें, और बिंदु धुबरी की सही स्थिति आप इसकी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्या, हाँ, इसको समझने के लिए आप कागज़ वगैरह का ये सब कार्य कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 36 रेखाओं को क, ख, ग, घ अने अक्षरों से व्यक्त आप कर सकते हैं जब आप कागज़ वगैरह पर इसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो। ठीक है, आप इसको मानचित्र को आप अच्छे से देख सकते हैं। ये अब देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, तो स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर हर सूर्योदय सूर्यास्त होता ही है, तो इसलिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। जैसे दोपहर के समय में छोटी जो परछाई होती है वो सबसे छोटी दिखाई देती है, और सूर्योदय और सूर्यास्त यानी कि जब सूरज निकलता है और जब सूरज छिपता है तब जो परछाई होती है वो सबसे लंबी दिखाई देती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि ग्रीनिच जो हम मानचित्र में देख सकते हैं, जो बीच का एकदम भाग माना गया है ऐसे, वहाँ पर प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरीके से चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूरब में स्थित हैं, इधर जैसे ग्रीनिच है इधर, जो इधर पूरब में स्थित है, पूरब इधर, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, इसीलिए वहाँ पर प्लस लिखा गया क्योंकि ये आगे होगा। जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, यानी कि जो इधर हैं उनका समय पीछे होगा, इसीलिए इधर माइनस लिखा गया है। अब उनका समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से हम कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, तो अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, और 1 घंटे में 15 अंश और 4 मिनट में 1 अंश घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, जब ग्रीनिच में यहाँ पर दोपहर के 12 बजेंगे, तब ग्रीनिच से पूरब में यानी कि इधर की साइड जाने पर अगर हम 15 डिग्री अंश यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर 1 घंटा आगे होगा, यानी कि यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, यहाँ पर 1 बज रहा होगा। ठीक है। और हाँ, और अगर हम इधर ग्रीनिच से इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे, पूरे 15 अंश पूर्व में पश्चिम में जाएंगे, तो यहाँ पर 1 घंटा पीछे होगा। यहाँ पर तो 12 बज रहे होंगे और यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर अगर हम जाएंगे इधर 15 अंश पश्चिम में, तो यहाँ पर 11 बज रहे होंगे, यानी कि यहाँ का जो समय है वो 1 घंटा पीछे चलता है। यहाँ का जो समय है मतलब पीछे चलता है। अगर हम 15 अंश पर, हर 15 अंश पर 1 घंटा पीछे हो जाएगा। जैसे जैसे हम 15 अंश और पीछे बढ़ेंगे और 1 घंटा कम, फिर और 1 घंटा कम, इस तरीके से। और जितना हम 1 अंश आगे बढ़ेंगे तो 1 घंटा एक घंटा करके ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब हम मानक समय क्यों लेते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब सवाल आता है ना कि हम मानक समय ये सब क्यों लेते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अलग अलग याम्योत्तर पर, जैसे हम अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर देखते हैं।
अंतर होता है। तो उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो रेलगाड़ियां हैं उनके लिए समय सारणी तैयार करना काफ़ी कठिन होगा। जैसे अगर हम भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भारत भाग से होकर गुजरने वाली किसी अमृतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। देखिए, ये वाली जो लाइन है, बहुत से देशांतरों से होकर जाने वाली रेलगाड़ियों से समय सारणी तैयार करना काफ़ी कठिन होगा। मान लो यहाँ पर ये ऐसे ये ग्रीनिच है बीच में, इधर से अगर रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ जा रही है, मान लो यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ पर 1 घंटे का फ़र्क, यहाँ पर 1 घंटे का फ़र्क, यहाँ पर 1 घंटे, यहाँ पर इस तरीके से 1 घंटे का फ़र्क है। अब वो जो रेलगाड़ी है उसके लिए क्या समय माना जाए कि इतने बजे गाड़ी निकलेगी, इतने बजे गाड़ी यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ का टाइम अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर जो टाइमिंग है वो टाइम रखने में काफ़ी दिक्कत आती है। अब किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली किसी अमृतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जा सकता है। जैसे कि भारत हमारा देश है, यहाँ पर जैसे बीच का जो वो है, बीच एकदम भारत का जो बीच है वहाँ का समय माना जाता है। वहाँ का समय पूरे देश में अप्लाई होता है कि यहाँ पर जो यहाँ का समय होगा, बीच में जब दोपहर हो रही होगी, यहाँ पर 12 अगर बज रहे हैं तो यहाँ इधर के भागों में 12 बजेंगे और इधर के भागों में 12 बजेंगे, ताकि पूरे देश का जो टाइम है उसमें दिक्कत ना हो। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त उसी समय पर होंगे जो उसका है मेन समय है, ठीक है। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 अंश पूर्व, इनकी 82.5 अंश और 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। जो भारत का मानक समय है उसको 22 अंश 30 मिनट पूर्व माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से मानने से क्या होता है कि अगर रेलगाड़ी यहाँ से इधर जा रही है तो इसमें दिक्कत नहीं होती है कि यहाँ से यहाँ तक जब रेलगाड़ी जाती है तो वो अपना टाइम निश्चित कर लेती है कि इतने बजे रेलगाड़ी शुरू होगी, यानी रेलगाड़ी यहाँ से चलेगी इतने बजे। तो इस चीज़ में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो एक ही है, इसी कारण से, ठीक है। अब भारत एवं इंग्लैंड के बीच अगर क्रिकेट मैच वगैरह शुरू होता है, तो अगर क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर के 2 बजे शुरू होगा, तो इसका मतलब क्या है कि भारत समय के अनुसार 7:30 बजे वहाँ पर शुरू होगा, यानी कि देर रात्रि पर उसका समाप्ति हो जाएगी। फिर भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है। यहाँ का जो समय है ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ग्रीनिच से भारत का जो समय है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे। अब कुछ देशों का जो देशांतरीय विस्तार है वो अधिक होता है, जिस कारण से वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। यानी कि भारत में तो एक ही मानक समय अपनाया जा रहा है, पूरे भारत में एक ही टाइम। जहाँ पर अगर उत्तर भारत में 12 बज रहे हैं तो पूरा भारत में ही उस टाइम 12 ही बज रहे होंगे, यानी ये एक ही मानक समय है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर अलग अलग मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रूस है, रूस में 11 मानक समय अपनाए जाते हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। पूरी जो हमारी पृथ्वी है उसे 24 मानक समय 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।